नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, 11 मार्च को भारत में सीएए का कानून लागू कर दिया गया है और कानून के लागू करते ही अब देश भर में पुलिस अलर्ट हो गई है। फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, हालांकि कहीं से किसी तरह की कोई टेंशन की सूचना नहीं है। इस मामले में लोगों के अलग अलग तरीके से विचार भी आ रहे हैं। जहां एक तरफ पॉलिटिक्स भी गरमाई हुई नज़र आ रही है, वहीं लोगों में भी इसको लेकर के कुछ न कुछ चर्चाएं हो रही हैं। आइए सुनते हैं अलग अलग लोगों से कि सीए को लेकर के क्या चर्चाएं अब देश में आम होती जा रही हैं। प्री प्लान्ड एक प्रोपेगेंडा था जिसको इन्होंने उस वक्त से शुरू किया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद उसके बाद उसमें कई मौतें हो गई, तमाम ऐसी चर्चाएं हुई और जो अननेसेसरी का इनका एक लाने का वजह थी उसको वो भी उजागर हो गई। उसके बाद भी इन्होंने इस बार, क्योंकि पिछली बार तो दोनों सदनों में बात रखी गई, लोगों के बीच बात गई और उस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ देश में, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, बड़ी खामोशी के साथ सीए लेकर के आए और उसको लागू कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शायद उसके पीछे एक वजह ये होगी कि एक समुदाय विशेष की बात है तो रमज़ान से पहले कर दो, और क्योंकि रमज़ान एक महीना बिल्कुल लॉक्ड होते हैं हम लोग, तमाम एक्टिविटीज़ से अपने आप को वो कर देते हैं डीएक्टिवेट और रमज़ान करते हैं। दूसरे जो इनका इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है, जो एसबीआई घोटाला चल रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं पर्दापोशी करने की इनकी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब आते हैं सीए पे। हम तब भी ये बात बोलते थे, एक तो अब अगर आप आज के हालात देश के देखिए, जब देश से लोग रोजी रोटी के लिए खुद देश छोड़ के बाहर जा रहे हों, उनको आप देश में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार के नाम पर जब एग्जाम्स होते हैं, लोग 300 400 500 रुपए फीस जमा करके इतनी बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। उस वक्त में आप सीए कर रहे हैं कि बाहर से आने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आप एंट्री नहीं देंगे, जबकि इस देश का प्रियम्बल का इनको मायने नहीं पता है। इस देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जिसमें देश में समान सबको हक दिए गए, उस हिसाब से आप कैसे किसी कम्युनिटी विशेष को आप टारगेट कर सकते हैं? अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आप इलेक्शन से पहले एक ऐसा पोलराइजेशन का ऑरा तैयार कर रहे हैं जिससे आप हिंदू मुस्लिम कर सकें। मेरे पापा का एक शेर है कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। ये वो पर्दा है जो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों की वजह से डाल के और फिर से ये सीए और उसके बाद यकीनी तौर पर एनआरसी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि थोड़ी देर की खामोशी है, फिर तूफान आएगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया, अकबर नगर में कल 4 मौतें हो गई और उसके बावजूद भी सब खामोश बैठे हैं। लेकिन कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा। मैं फिर से ये बात कह रही हूँ कि अगर आपके साथ हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है तो हम अपनी ताकत खुद हैं, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, खुद कुआं खोदना पड़ेगा, खुद अपने खेतों को सैराब करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे साथ आकर के खड़ा होगा। संविधान को बनाया था, जब बन रहा था संविधान, और उस वक्त में इस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है, ज़हनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, तहजीबी तौर पर, दिमागी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। जब संविधान का प्रियम्बल बन रहा था अक्टूबर 17, 1949 को मैडम, तो उस वक्त केएम पाठक रुकन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल की शुरुआत भगवान के नाम से होगी या खुदा के नाम से होगी। आपको जानकर हैरत होगी कि राजेंद्र प्रसाद साहब ने जाकर कहा कि नहीं, संविधान की शुरुआत भगवान या खुदा के नाम से नहीं हो सकती। वोटिंग हुई, वोटिंग में केएम कामत साहब हार गए। जब संविधान का प्रियम्बल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया। अब वो ऊंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है, आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को, अफगानिस्तान से, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि इस हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। मैडम, मैं ये क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। आप, मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से
कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा। और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन सिविल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 14 फेल का होता है, जहां पर मजहब आ जाता है, रीजनेबल क्लास वहां पर फेल हो जाता है। आप एनआरसी आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं। और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारा हाल आप यह करके रख दी है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के एक तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो, ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर पीओके, होम मिनिस्टर साहब अब यह क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम, यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है। और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए। इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई, पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं। तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए। करोड़ों कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तो इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं कि नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक सीए का कानून था
और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा, सब समझ रहे हैं। ये एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसकी बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। हमने कब मना करा? बात तो ऑलरेडी पहले भी तो था, पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे, जो दूसरे लोगों को दी गई है। कई नागरिकता दी है ना, नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट लाके ज़रूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं। हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर तो सरकार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए का कानून लागू कर दिया जाएगा। सो सरकार ने चुनाव के पहले सीए का कानून लागू कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।